हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। एक और चैप्टर पे आ गए हैं हम, जहां हम पढ़ेंगे एडवोकेट्स के लिए, जो वकालत करते हैं उन लोगों के लिए, जो संस्था है जो उनको रजिस्टर करती है, चाहे नेशनल लेवल पे चाहे हर एक स्टेट लेवल पे। तो उनके बारे में यहां जानना है कि कौन है वो संस्था, कैसे उसको मैंडेट मिली है, क्या है उसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये एक नेशनल लेवल की संस्था है जो नेशनली तो देखती देखती है, इसके अलावा वो स्टेट्स को भी मॉनिटर करती रहती है कि स्टेट्स में वकीलों का कैसे कैसे हितों की सुरक्षा हो रही है। वकालत की पढ़ाई जो एलएलबी होती है, वो एलएलबी की नॉलेज इम्पार्ट कैसे हो रही है, क्या नए उसमें केसेस ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सारी जितनी लीगल जितना एडवोकेट्स के लिए जो हमारा फ्रेमवर्क है, वो सबका सब हमारा बार काउंसिल संभालती है। अब यहां की हम बात करें तो बुक में तो शुरू होता है 1951 से, जब से हम आजाद हुए, पर एक्चुअली में 1926 में ही ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेके आ गई थी जिसका नाम है द इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट। अब इससे क्या हुआ, इससे देश भर में जितना ब्रिटिश प्रोविंस थे वहां पे बात हो गई कि अच्छा, जो वकील लोग हैं, जैसे गांधी जी वकील हैं, उस समय बहुत ज्यादा पुरजोर एकदम आंदोलन चल रहे थे, खूब बढ़िया बढ़िया। 1926 कौन सी उस समय वाइसरॉय थे, जरा बताना। तो उस समय और कई सारे वकील थे जो उस समय नेतागिरी में थे, जो फोर फ्रंट पे थे आजादी की लड़ाई में। तो वो सारे वकील लोग ऑलरेडी अपने प्रोफेशन के लिए इतनी मांग तो कर ही रहे थे कि हमको ये बता दो सर, हमारे लिए जैसे आपके पास लंदन में बार काउंसिल होता है, ऐसे हमारे यहाँ क्या है। तो हमने उनसे मंगवा लिया कि लाओ लेके आओ। तो हमने कहा कि ये चाहिए हमको, एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल्स। आ गया, आजाद हुए। आजाद होने के बाद हमने कहा कि अब अपने हिसाब से इसको हम तय करेंगे, अपने हिसाब से बात करेंगे। अब उस समय आप याद करो, 1951 का समय है, संविधान सभा में मेजॉरिटी क्या है, वकील है। तो अब उन्होंने ही संविधान लिखा है। सॉरी। अब जब उन लोगों ने संविधान लिख लिया, इतना सारा उन्होंने सब बातें उसमें कह ली, अब उसके बाद संविधान के बाद पहले इलेक्शन हो गए हमारे यहाँ। तो कई जो लोग चुन के आए वो वकील ही थे, क्योंकि वही लॉ समझते थे ज्यादातर, उसमें पढ़ाई, उसमें बैरिस्टर साहब हैं, वकील हैं, वकालत जानते हैं, तो ऐसा कहते थे अरे ये तो बड़ा प्रोफेशन है। तो फिर वकील लोग अपने यहाँ पे काम इन्होंने करना शुरू कर दिया और इन्होंने कहा कि अब हम मांग कर रहे हैं कि एक हमारा बार काउंसिल्स के लिए एक हमारा एक्ट हो। ठीक है, बिल आया। अब 1951 में ही सरकार ने, जो नेहरू सरकार थी, उन्होंने अपॉइंट किया था एक ऑल इंडिया बार कमेटी के लिए, जो उस समय एक जस्टिस थे एसआर दास जी। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये सॉरी जस्टिस थे, वो चीफ जस्टिस नहीं थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक बार कमेटी के बारे में बात हुई कि अच्छा, एक ऑल इंडिया बार कमेटी लेके आते हैं। अब इस कमेटी के पास जो मैंडेट थी, इस कमेटी के लिए जो काम था वो ये था कि आप ये तय करके बताओ, ये देख के बताओ, टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द इशू ऑफ क्या क्या एडवोकेट्स के इशू आ रहे हैं और हमें कैसे कैसे बार को करना है रीऑर्गेनाइज। अच्छा ठीक है, जो देश में जो लीगल प्रोफेशन है, जो देश में जो हमारा वकालत से जुड़ा हुआ पेशा है, इस वकालत से जुड़े पेशे के लिए हम क्या क्या और नए अच्छे मेरिटोरियस संस्थान ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इस कमेटी ने बाद में अपनी रिपोर्ट, ये तो फिर अपनी रिपोर्ट दी है 1953 में। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, ठीक है साहब, उन्होंने पूरी पढ़ाई रिसर्च करी, सब तरफ सारे लोग, सारे वकीलों से, लॉ के स्कॉलर से, लॉ प्रोफेसर से, सब लोगों से बात करी। सब ने कहा कि हम चाहते हैं, और आप अपनी कमेटी की रिपोर्ट में लिखिए कि एक एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए ऑल इंडिया बार काउंसिल का, और स्टेट्स में अपने अपने बार काउंसिल्स, हर स्टेट का अपना अपना बार काउंसिल, वो भी होगा बार काउंसिल ऑफ यूपी, बार काउंसिल ऑफ एमपी, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, ऐसे करके। ठीक है भैया। अब जो ये क्या करेगा, जो रेगुलेट करेगा देश भर का लीगल प्रोफेशन, एंड वो नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल्स पे भी, एज वेल एज टू सुपरवाइज द स्टैंडर्ड ऑफ लीगल प्रोफेशन एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया। कि ठीक है, अब वकील जो बनेंगे तो उन्हें कानून आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी डग्गे मार वकील बन गया यहाँ पे, अब नहीं, कायदे से पढ़ाई होगी, कायदे से मेरिटोरियस बच्चे आएंगे, जो अच्छे से लॉ पढ़ेंगे, अच्छे से विधि का सारा सब ये सब स्टडी करेंगे, तब जाके वकील बने वो। ठीक है, इसके लिए बार काउंसिल चाहिए देश भर में। फिर उसके बाद 58 में और आगे चले हमने कहा लॉ कमीशन आ चुका है, इसके बाद रिफॉर्म कमीशन भी आ चुका है। उन्होंने सबने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बात कही कि हम बार काउंसिल चाहते हैं। जो दास सर की कमेटी ने जो बोला हुआ था, वो आप उसको रिकमेंडेशन को फुलफिल करो। 61 में आ गया एडवोकेट्स एक्ट 1961। ठीक है, ये पार्लियामेंट ने लाके पास कर दिया कि लो सारे के सारे वकीलों, ये रहा आपके लिए एक्ट, अब इस पे आप और पुनर्विचार कर लो, इस पे कुछ और चाहिए तो हमें बता देना। अब इसी में ही था बार काउंसिल और एसबीसी के बारे में। एसबीसी यहाँ पे है स्टेट बार काउंसिल्स, हर एक यूपी का अलग, राजस्थान का अलग, कर्नाटका, बिहार, सारी सारी चीजें। ठीक है, अब बार काउंसिल बनी एक ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी बनी। अब ये किसके अंदर काम कर रही है, अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब यूनियन मिनिस्ट्री के लॉ एंड जस्टिस के 3 डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, फिर एक डिपार्टमेंट होता है
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। एक तीसरा डिपार्टमेंट और है, उसके बारे में मुझे बताना वो कौन सा डिपार्टमेंट है। लॉ मिनिस्ट्री के 3 डिपार्टमेंट हैं, जिनमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एक और आंसर। ठीक है, तो अब बन गई हमारी बार काउंसिल, होके रेडी, तैयार हो गई। अब बार काउंसिल में क्या होंगे? लोग ही होंगे ऑफ कोर्स। तो इसमें या तो लोग चुन के आएंगे या एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, जो होने ही होने। एक्स ऑफिशियो माने इनको रहना ही रहना है, चाहे कोई और चेयरपर्सन बदलें, चाहे कुछ और बदलें, ये नहीं जाने वाले। क्या क्या होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर्स? जो एक्स ऑफिशियो हैं वो है अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, दोनों के दोनों जो सरकार के बड़े बड़े वकील होते हैं, सबसे बड़े वकील होते हैं। हम इनका चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा, तो हमने यहां बात कर ली है कि एडवोकेट जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इन लोगों को तो बार काउंसिल में रहना ही रहना है। अब जो लोग चुन के आ रहे हैं वो लोग कौन है? तो इनमें से जो मेंबर्स हैं, 1 मेंबर इज इलेक्टेड बाय ईच एसबीसी फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। जैसे देश भर में 24-25 एसबीसी है, स्टेट बार काउंसिल्स, तो इन स्टेट बार काउंसिल में से एक एक मेंबर आएगा। कैसे आएगा? ये सारी बार काउंसिलें अपने आप से एक एक मेंबर को चुन के भेज देंगे कि आप जाओ हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, और जाके कभी कभी यूपी की बात कर लिया करना, ऐसा कुछ भी। ठीक है, अब ये जो मेंबर्स हैं, इनका टेन्योर उतना ही होगा जितना उनके स्टेट बार काउंसिल उनका टेन्योर रहा है, बचा हुआ है। ठीक है, इलेक्टेड बाय एन एसबीसी शैल बी फॉर द पीरियड फॉर विच ही और शी होल्ड्स ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ दैट एसबीसी। यानी अगर मैं एक यूपी के बार काउंसिल का मेंबर हूं, ठीक है, वकील हूं, मेरे पास वकालत का लाइसेंस भी है, सब कुछ है, फिर इसका मतलब है कि मैं यूपी का बार काउंसिल का मेंबर हो गया। अब अगर बार काउंसिल के फैसले में ये आए कि आदित्य सर जा रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में यूपी की तरफ से मेंबरशिप अपनी देने, तो मैं जितने दिन यूपी का बार काउंसिल रहूंगा, मेंबर रहूंगा, उतने ही दिन मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर रह सकता हूं। अगर मुझे भेजा गया तो, नहीं भेजा गया तो मैं यूपी का तो हुई हूं। पर अगर जहां मुझे भेजा गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, वहां पे मैं उतने ही दिन टेन्योर रहेगा मेरा जितने दिन मैं एसबीसी अपने यूपी के बार काउंसिल का मेंबर हूं। बस खत्म हो गई बात। अब जो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय इसी काउंसिल में से अपने आप से, आपस में, फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स, जिनका टेन्योर 2 साल का होता है। तो अभी मिस्टर चेयरमैन ये हैं और मिस्टर वाइस चेयरमैन ये हैं। ठीक है, तो मिस्टर मनन मिश्रा जी ये इस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं, ये हैं वाइस चेयरमैन। अच्छा ठीक है, बढ़िया। फिर हम आगे गए, हमने कहा क्या क्या है बार काउंसिल के पास। बार काउंसिल के पास अपनी अपनी खूब सारी कमेटी होती है, ऑटोनोमस बॉडी है, सब इसमें वकील ही वकील हैं आपस में, तो इनके पास अपनी अपनी कमेटी है। लीगल एड कमेटी, कैसे हम वकालत के पेशे को लोगों तक पहुंचा सकें, कैसे उनकी भलाई हो सके, मदद हो सके। फिर एडवोकेट्स वेलफेयर कमेटी, जो एडवोकेट्स खुद हैं उनकी वेलफेयर होना चाहिए, पुलिस का लाठीचार्ज नहीं हो जाए, कहीं कोई मारपीट नहीं हो जाए, ये एडवोकेट्स को कभी क्लाइंट पकड़ के ऐसे कुछ डांट ना दे, अरे तुमने तुम्हारा केस हरवा दिया, सजा हो गई हमें, ये हो गई, हमें रिलीफ नहीं मिला, हमें तो जज साहब से आपने तो वादा किया था। तो एडवोकेट्स का वेलफेयर होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो क्लाइंट उनको पटक दे, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। फिर फाइनेंस कमेटी, बार काउंसिल है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक बॉडी है, तो उनके पास अपने चंदे होते हैं, फंड होते हैं, जो भी उनके फाइनेंसेस होते हैं उनकी देखभाल करना, सब कुछ करना। फिर डिस्को, डिसिप्लिनरी कमेटी, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं डिस्को, कईयों को पता होगा ये डिस्को। समझ में आ गया क्या होता है ये? अब नाम से पता चल रहा है, अगर किसी वकील ने कोई हेराफेरी करी, वकील ने कोई झूठे वादे दे दिए, ज्यादा पैसे ऐंठ लिए किसी क्लाइंट से, तो ऐसे में अगर डिसिप्लिनरी उस पर एक्शन लेना चाहिए कोई, तो कौन ले? वो लेगा हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो इस कमेटी को रेफर कर देगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान आया है कि फलाने वकील के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन चालू करो, और अगर इसका लाइसेंस छीना जाना है तो वो भी बताओ क्या करना है। फिर इसके बाद फॉरेन अफेयर्स एंड फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये भी एक कमेटी है कि कई देशों में जो इंग्लिश कॉमन लॉ जहां जहां पे अप्लाई होता है, और खासकर इंग्लिश कॉमन लॉ ही नहीं, कोई और भी अगर लॉ जिनका कुछ और चल रहा है, तो इंग्लिश कॉमन लॉ खासकर तो कंट्रियों में क्या नए नए कानून आ रहे हैं, क्या नई नई विधि आ रही है, हमें बताओ। और क्या उसमें अगर कुछ बढ़िया उसमें रिसर्च हो रही है, कोई लॉ के ऊपर नया कोई जर्नल, आर्टिकल, लेटर, कोई कुछ भी आया है, तो उस पर हमें पढ़ाई इस पर होनी चाहिए। ठीक है, फिर 5 मेंबर्स ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी, ये भी है। ठीक है, देश में जो लीगल एजुकेशन जा रही है कितनी अच्छी जा रही है, क्या वकील, क्या वकालत की जो पढ़ाई हो रही है, जो प्रोफेसर है क्या वो जानता है लॉ की नहीं जानता है। फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिससे हमें लाइसेंस मिलता है वकीलों को लॉ का, कि आप एक बार अगर आपने ये एग्जाम आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप खाली एलएलबी की डिग्री अब लिए बैठे ही रहो, कुछ होगा थोड़ी। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा बार काउंसिल का, तब तक आपका कोई मतलब नहीं है आपकी वकालत का। ठीक है, ओके फाइन। अब हम आगे गए, ये बताओ कि ये काम क्या करते हैं, बन तो गए। जो एडवोकेट्स एक्ट का सेक्शन 7 है, वो ये कहता है कि इस सेक्शन 7 में कई सारे स्टैट्यूटरी फंक्शन लिखे हुए हैं जो कवर करते हैं बार काउंसिल का रेगुलेटरी और रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट। कैसी कैसी? फॉर द लीगल प्रोफेशन एंड द लीगल एजुकेशन, दोनों चीज अलग अलग है। एक तो पढ़ाई है विधि की, एक विधि का पेशा है।
अब दोनों चीजें देखते हैं कि पहले तो ये बताते हैं कि कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, कैसे कैसे हमारा कंडक्ट होना चाहिए एक वकील का, कैसे एटिकेट्स होने चाहिए वकीलों के, वो सब बात है। ठीक है, वो ये ले डाउन कर देते हैं। फिर दूसरा फंक्शन है इनका टू ले डाउन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय डिस्को, बाय दैट डिसिप्लिनरी कमिटी एंड द डिसिप्लिनरी कमिटीज ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल। सबके लिए भी, एसबीसी के लिए भी यहां पे बात कर दी इन्होंने कि अगर कोई एसबीसी है जिसको अपने किसी वकील पे एक्शन लेना है, कोई वकील ने कोई अभद्र भाषा बोली है, कोई जज के साथ बदतमीजी करी है, कोई वकील ने अगर किसी क्लाइंट को अटॉर्नी क्लाइंट जो प्रिविलेज होती है अगर उसको भंग किया है, तब भी उसके ऊपर डिस्को काम करेगी और डिस्को बताएगी कि अब क्या करना है। ठीक है, अब तो ये डिस्को की प्रोसीजर कैसे होने चाहिए, क्या जो आपको पता है, जो बार काउंसिल की जो हियरिंग होती है एक्चुअली में वो कोर्ट से हल्की होती है, यानी कि वो क्वासी नेचर की होती है। अब क्या होता है, कई सारे एविडेंस ऐसे होते हैं जो कोर्ट में आप एडमिट नहीं करवा सकते कि इस एविडेंस की कोई कस्टडी की कोई अहमियत नहीं है, पता नहीं कहां से आया, किसके फोन में से स्क्रीनशॉट आया है, एडिटेड हो सकता है, फर्जी हो सकता है। पर जब बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी हियरिंग कर रही होती है तब वो इतना फ्री हैंड देती है कि हम इतना ज्यादा एविडेंस में नहीं जा रहे हैं, हमें बस ये चाहिए कि इंटेंट क्या था, आपका कंडक्ट कैसा था, वो बस हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी बहुत ज्यादा लीनियंट होती है। ये कहती है कि तुम्हें लग रहा है तुम्हें इस एविडेंस से तुम्हारा काम बन जाएगा तो लाओ यूज कर लो, हम उसको भी पढ़ लेंगे अपनी हियरिंग में। ठीक है, टू सेफगार्ड द राइट्स, प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स। ठीक बात है, बिल्कुल। फिर टू प्रमोट एंड सपोर्ट द लॉ रिफॉर्म्स, कि कैसे कैसे देश में जो लॉ के रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो कभी कभी बार काउंसिल के आप लेटर देखते हो जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कभी कभी जाते हैं मिनिस्ट्रीज के पास। बार काउंसिल का लेटर हल्की चीज नहीं है। जहां पे बार काउंसिल लिखा हुआ है लेटर हेड के ऊपर, इसका मतलब है कि उस लेटर की अहमियत है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बहुत बड़ी चीज है, वो देश भर के सबसे बड़े बड़े वकील हैं ये। फिर टू डील विद एंड डिस्पोज ऑफ एनी मैटर, कैसा मैटर, जो विच मे बी रेफर टू इट बाय अ स्टेट बार काउंसिल। जो स्टेट बार काउंसिल ने बिहार की स्टेट बार काउंसिल ने एक लेटर भेज दिया, जरा साहब कुछ ऐसा मैटर है, हमें लग नहीं रहा है कि हम इसमें कुछ सही डिसीजन ले पाएंगे, प्लीज आप हेल्प करो, तो फिर ये हेल्प करेंगे। टू प्रमोट लीगल एजुकेशन, कैसे कैसे हो रही है देश में, एंड टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन, कि जो एलएलबी का एग्जाम हो रहा है सेमेस्टर अंदर, जो एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं, कभी लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, कभी यूनिवर्सल अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो वो सारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या वो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो रेलेवेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि बस खाली तुक्के मारने वाले क्वेश्चन आ गए कि बस 10 में से 6 सवाल ट्रू फॉल्स के सही कर दो, आप बन गए वकील। ऐसे क्वेश्चन नहीं हो, प्रॉपर क्वेश्चन हो, केस स्टडी हो, कि जैसे ए ने बी को उकसाया सी को मारने के लिए, पर सी को मारने की जगह डी को मार दिया, और डी को मारने की वजह से क्या हुआ कि ई ने उसके ऊपर केस किया है। अब इसमें जो केस हो रहे हैं, काउंटर एफआईआर हो रही है, इसमें आपका क्या पॉइंट रहेगा, क्या ऐसे वाले क्वेश्चन हो, अच्छे खासे क्वेश्चन हो। ठीक है, अब ये इसलिए होता है, दिस इज डन इन कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जो हैं इंपार्टिंग द लीगल एजुकेशन। ठीक है, एंड द स्टेट बार काउंसिल्स, क्योंकि एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, एजुकेशन में स्टेट्स भी योगदान देते हैं अपना। ओके फाइन, अभी खत्म नहीं हुए, फिर आगे बड़े फंक्शंस पे। टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री इन लॉ शैल बी क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, के ऐसा नहीं हो कल को कोई भी यूनिवर्सिटी खोल ली, अब अपने आप घर से ही डिग्रियां छाप रहे हैं, वो सारी नहीं हो, कि यूनिवर्सिटीज को आप रिकॉग्नाइज करो, आप उनकी ट्रेनिंग देखो, आप उनके यहाँ शिक्षा देखो कैसी है, वहाँ प्रोफेसर्स कैसे हैं, वहाँ का लीगल वातावरण कैसा है, क्या उनको जो वहाँ के बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप मिल रही है कि नहीं सीनियर वकीलों के नीचे। तो ये सब देख के तब मानोगे आप कि हाँ यूनिवर्सिटी में जो लॉ की एजुकेशन है वो काफी अच्छी चल रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो ये डिग्रियां देंगी फिर यूनिवर्सिटी, वो डिग्री क्या इक्विवेलेंट है, वो डिग्री क्या क्वालिफिकेशन लायक भी है फॉर एन एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। अब ठीक है, फिर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विजिट्स एंड इंस्पेक्ट्स यूनिवर्सिटीज। ठीक है, खुद जा सकते हैं यूनिवर्सिटी जाने, या फिर क्या कर सकते हैं, ये स्टेट के बार काउंसिल को बोल सकते हैं कि जरा आप जाके जरा गहन इस पे चिंतन करके आओ, गहन इस पे विश्लेषण करके आओ कि यूनिवर्सिटी जो है, खाली ऐसा तो नहीं है कि अटेंडेंस के नाम पे खाली बस आगे बच्चे आए रजिस्टर में अपना पी पी लिख के चले गए, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और फिर चले गए अपने घर। देखो क्लास हो रही है कि नहीं, टीचर्स अच्छा वाइवा लेते हैं कि नहीं, वहां पे तो वहां पे जैसे कहते हैं मॉक कोर्ट्स होती है कि नहीं। कई यूनिवर्सिटीज में, कई लॉ कॉलेजेस में मॉक कोर्ट्स करवाई जाती हैं कि बेटा करो बहस, आपका यही पेशा है, यही आपकी रोजी रोटी है, करो बहस खूब। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर टू कंडक्ट सेमिनार्स एंड टॉक्स ऑन लीगल टॉपिक्स बाय एमिनेंट जूरिस्ट एंड पब्लिश जर्नल्स एंड पेपर्स, जो आ रहे हैं नए नए, क्या क्या लीगल इंटरेस्ट, क्या क्या नए नए एंगल आ रहे हैं। अब इसमें कई सारे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, चाहे इंटरनेशनल लोग हों चाहे नेशनल लोग हों, जो ये सब जानते हैं कि भैया कैसे कैसे लीगल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आजकल नए नए क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, या
कोई हिस्टोरिकल कोई अगर सिग्निफिकेंस है जिस पे कभी ध्यान नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई केस रहा होगा, या इंडिया का नहीं किसी और सुप्रीम कोर्ट का भी कोई अगर ऐसा केस रहा होगा जिस पे चर्चा हो जानी चाहिए, तो करते हैं उसको चर्चा। तो ऐसे बड़े बड़े पेपर्स बनते हैं, बड़े बड़े पेपर जर्नल सारे सब पब्लिश होते हैं, मैगजीन छपती, सब कुछ होता है जो लीगल जिनका एंगल हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, पुअर को लीगल एड मिल रही है कि नहीं। ये तो नालसा का भी मेन काम है, ये डालसा का भी मेन काम है, सालसा का भी मेन काम है, ये तो है ही है। फिर टू रिकॉग्नाइज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस, कैसे? द फॉरेन क्वालिफिकेशन इन लॉ ऑब्टेन्ड आउटसाइड इंडिया। लोग बाहर से वकील ये आते हैं, वकील आते हैं अपना पढ़ पढ़ा के। अब क्या हर वकील बाहर से जो पढ़ के आ रहा है लॉ, क्या उसने इंडिया का लॉ पढ़ा होगा? जाहिर बात है नहीं पढ़ा होगा, उसने वहां की डिग्री ली होगी। तो हम कैसे उनको यहां वकालत करने दें जब उन्हें यहाँ का आईपीसी नहीं पता, जो अब तो बीएनएस हो गया है। तो जब तक उन्हें यहाँ का कानून नहीं पता है, यहाँ की सीआरपीसी नहीं पता है, यहाँ के सारे एक्ट्स नहीं पता है, हम पहली बात तो उनको बहुत ज्यादा अपने यहाँ कहते हैं पहले यहाँ के एग्जाम दो तब मानेंगे। ऐसे ही हमने मेडिकल प्रोफेशन में कर रखा है कि यहाँ पे आके आपको एंट्री एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके प्रैक्टिस कर पाओगे। अब मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही, वो तो जान का सवाल है, वो तो ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें आपको एक सुई भी गलत लग गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही हम एक लीगल एंगल से भी देखते हैं कि जो लीगल की ये जो हमारा प्रोफेशन है, ये भी अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स अपने बना के रखे, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन एज एन एडवोकेट इन इंडिया। ठीक बात हो गई। नाउ टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द बार काउंसिल, अभी तो इनका अपना काम है, ये तो करना ही है इन्हें। फिर टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स हु शैल रन द बार काउंसिल, क्योंकि बार काउंसिल तो रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बना रहना है। फिर ऐसे में ही बार काउंसिल भी है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स सब सफल होते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे। पर यहाँ पे इलेक्शन जो होना है, इलेक्शन कौन करवाएगा, ये कब कब होना है, बार काउंसिल की अपने ये इनके अपने एसओपीज हैं, इनके अपने अपने खुद के प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे होना है, ठीक है। अब इसके बाद और भी, बार काउंसिल में एस्टैब्लिश फंड्स किस किस चीज के लिए, फॉर गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स फॉर इंडिजेंट, डिसेबल्ड एंड अदर एडवोकेट्स। कई सारे एडवोकेट होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, तो उन एडवोकेट्स के लिए क्या कचहरियों में रैंप है कि नहीं, या उन एडवोकेट्स के लिए जैसे अब अगर कोई एडवोकेट है जो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो उन एडवोकेट्स के लिए क्या जज साहब के चेंबर में या उनके कोर्ट रूम में माइक्स की व्यवस्था है कि नहीं, या और भी कोई तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उनके वेलफेयर के लिए क्या हम कुछ सोच रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि ऐसे वकील उनको भी पूरा पूरा मौका मिले अपने प्रोफेशन को पूरा अपनाने का और अपने प्रोफेशन को प्रोफेस करने का, ठीक है। फिर गिविंग लीगल एड और एडवाइस, बार काउंसिल एडवोकेट्स का काम है, यही काम है, ठीक है। फिर एस्टैब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज, लोगों को पता चले, लोग जा सकें लाइब्रेरी से किताबें पढ़ सकें, लीगल नॉलेज इंपार्ट हो सके। अब इसके बाद बीसीसीआई, सॉरी नॉट बीसीसीआई, द बीसीआई मे आल्सो रिसीव ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स एंड बेनिफिक्शंस, कि क्या क्या इनको कहीं से डोनेशन आ गई, कोई बेनिफैक्टर है इनका जो अलग से इनको डोनेशन देता है। जैसे आप कॉलेज से जब पास आउट होते हो कोई बहुत बड़े कॉलेज से, और आप बहुत बड़े आप एलमनस बन गए वहां के, अपने आप कॉलेज के, जिसके आप जैसे कहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे थे 2011 बैच के, और आपने जो है एकदम झंडे गाड़ दिए उसके बाद से, तो कॉलेज आपका नाम याद रखता है। कॉलेज आपसे कहता है कि आप हमारे कॉलेज में आओ, थोड़ा बहुत आप बेनिफैक्टर बन जाओ, हमारे यहाँ के प्लेसमेंट सेल में हेल्प कराओ, आप हमारे यहाँ आके जो है हमारा कभी ऑडिटोरियम रेनोवेट करवा दो या हमारा कुछ ये काम करवा दो, तो आप उस कॉलेज के बेनिफैक्टर हो एलमनस होने की वजह से, आपका एल्मा मैटर है वो, तो आप उस कॉलेज की इज्जत करते हो, आप उस अपनी जगह की इज्जत करते हो जहां से आपने ये शिक्षा ग्रहण करी, और आज आप इतने बड़े स्थान पे हो। तो ऐसे में आप हुए बेनिफैक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। ऐसे ही बार काउंसिल को भी अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ गिफ्ट, डोनेशन, चंदे, ग्रांट कुछ ना कुछ आते रहते हैं, ये ले सकते हैं वो। नाउ द बीसीआई कैन बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लीगल बॉडी, जैसे इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, ये है दुनिया भर के इसमें वकील आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे संस्थानों का भी अपना एक मेंबर बन सकता है, सच एज द आईबीए, अच्छा ठीक है, और द आईएलए, ठीक है, ये भी है इंटरनेशनल लीगल एड एसोसिएशन। तो इसका मतलब क्या है कि बार काउंसिल की रीच आउटसाइड इंडिया भी है। हम ये नहीं कह रहे कि वहां जाके किसी वकीलों को एनरोल करके ले आए, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वहां के मेंबर बने, वहां पे अपने डेलीगेशन को भेजें, उनके डेलीगेशन को यहां बुलाएं, अच्छे से मीटिंग हो, सेमिनार हो, सारी डिस्कशन हो, सब बातें हो यहाँ पे, ये चीज के लिए वो मेंबर बन सकते हैं। चले हम स्टेट के बार काउंसिल्स पे कि छोटे भाइयों में क्या चल रहा है। अब इसी एडवोकेट्स एक्ट में बात हुई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो है ही है, साथ ही एसबीसीज की बात होनी है फॉर ईच स्टेट, या कॉमन एसबीसी फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, फॉर अ स्टेट और अ यूटी। तो ये सारी लिस्ट है, ऐसे 24 बार काउंसिल्स हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ अरुणाचल, आसाम, मिजोरम एंड नागालैंड, इनके लिए एक बार काउंसिल है।
क्या लग रहा है ये क्यों हुआ होगा? इस पे क्या जुरिस्डिक्शन किसी एक हाई कोर्ट का है? बताना जरा। ठीक है, ओके। अब बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, क्या ऐसा ही है? इसका भी जुरिस्डिक्शन क्या किसी एक ही कोर्ट के पास है? ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तीसरी यूटी भी इसी में। ठीक है, फिर बार बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इसमें पंजाब हरियाणा तो है ही, साथ में चंडीगढ़ भी है। ठीक है, तो ऐसे करके 24 बार काउंसिल्स हैं, हर स्टेट के अपने अपने हो गए हैं, और जहां जहां पे 2 से ज्यादा स्टेट्स हैं तो उनके लिए कॉमन बार काउंसिल है। अब उस कॉमन बार काउंसिल में क्या क्या होगा वो हम देख लेते हैं। नाउ जो ये बार काउंसिल होती है स्टेट्स की, इनमें भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। पहले एक्स ऑफिशियो देख लेते हैं, वो बताइए क्या क्या होते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट, जो भी स्टेट है वो, उनके एडवोकेट जनरल जो होने चाहिए वो होंगे, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे ही होंगे। मतलब वो तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे जब तक चाहे कोई और आए जाए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, पर जब तक वो एडवोकेट जनरल हैं तब तक वो एसबीसी का हिस्सा है ही है। जहां पे कॉमन एसबीसी है, जहां पे 2 स्टेट्स के लिए एक ही एसबीसी है, दैट मींस वहां पे दोनों स्टेट्स के एडवोकेट जनरल रहेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, जहां दिल्ली की बात होगी, जहां पे एसबीसी ऑफ दिल्ली की बात हो रही है, तो यहां पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होंगे मेंबर। एएसजी इंडिया के जो मेंबर होते, जो होते वकील होते हैं, वो है इसके मेंबर एसबीसी ऑफ दिल्ली के लिए, बस दिल्ली स्पेशल स्टेट। ओके, ठीक है। अब जो एसबीसी में मेंबर्स हैं बाकी, उनको देख लेते हैं। अब ये यहां पे एडवोकेट्स एक्ट के अनुसार जिस स्टेट का इलेक्टोरेट, यानी कि जो जनसंख्या है वोट देने वाली, अगर वो 5,000 से कम है, 5,000 से कम किसी स्टेट की जनसंख्या वोट देने वाली, चलो खैर लिखा है तो लिखा है। अब वो 15 मेंबर्स होंगे उस स्टेट में जहां पे इलेक्टोरेट 5,000 से कम है, और 20 जहां पे 5 से 10,000 के जहां पे इलेक्टोरेट्स है, और 25 मेंबर जहां पे मोर देन 10,000 का इलेक्टोरेट है। इलेक्टोरेट वर्ड यहां पे याद रखना, ये एडवोकेट्स एक्ट का वर्ड है। दिस डज नॉट मीन कि दिस होल्ड्स ट्रू नाउ। अब क्या मतलब 50, हमारे यहाँ तो 5-10 हजार तो हमारे कुछ है ही नहीं। चलो खैर ठीक है। अब इलेक्टेड ये मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? तो इन मेंबर्स का चुनाव होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आपने कहीं ना कहीं पोस्टर लगे हुए देखोगे दीवानी कचहरी के आसपास या तहसील के आसपास, जहां पे पोस्टर लगे होते हैं कि वोट दें एडवोकेट फलाने ढिमकाने जी को क्योंकि ये खड़े हैं बार काउंसिल के चुनाव में। तो वहां पे जो इलेक्शन होता है वकीलों का, वो होता है ऑन द सिस्टम ऑफ पीआरएसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फ्रॉम अमंग्स द एडवोकेट्स ऑन द इलेक्टोरल रोल ऑफ एसबीसी। वही आ गया पीआरएसटीवी मेथड, जो हम पहले वहां वहां पढ़ते थे इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए। कहां पढ़ते थे? कितने पीआरएसटीवी होते हैं, कितने कितने पोस्ट के लिए। ठीक है, अब याद रखना कि कितने भी हों, पर इलेक्टेड मेंबर्स में से जो इलेक्ट हो रहे हैं ये लोग, ये वाले इधर के, ये तो एक्स ऑफिशियो हैं, ये तो अलग है। जो इधर इलेक्टेड हो रहे हैं ये मेंबर्स, इनमें से आधे वो हों जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट ऑन द स्टेट रोल, जिनके पास स्टेट बार काउंसिल में ऑलरेडी, मतलब वो स्टेट के सारे इन कचहरियों में, हाई कोर्ट में, जहां भी वो हैं, कम से कम 10 साल का उनके पास अनुभव हो ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग एन एडवोकेट। बस ये होंगे वो लोग। ठीक है, इनको भी रख लिया हमने। हमने बोला एसबीसी काम बता दो क्या क्या है। तो एसबीसी में एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है। अच्छा ठीक है, अब जो चेयरमैन है वो बार काउंसिल में से ही अपने आप चुने जाते हैं अमंग सिक्स मेंबर्स। एक बार मेंबरों का चुनाव हो गया, उसके बाद वहां पे इन 25 मेंबरों में से फिर एक चुना जाएगा चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन। इनका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ एनी एसबीसी इज 5 ईयर्स, जो मेंबर्स होते हैं। ठीक है भैया, अब अगर मैं एक बार काउंसिल में मैं मेंबर बना, इलेक्टेड मेंबर बन गया, ठीक है, तो मैं बना हूं आगरा के कचहरी से बार काउंसिल। ठीक है, प्रैक्टिस में कर रहा हूं, चलो मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फाइन, डजंट मैटर। फिर इसके बाद क्या होगा कि फिर मुझे पता चला कि मुझे फोन आता है स्टेट बार काउंसिल से कि क्या आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना चाहते हो? मैं कहूंगा मैं बनना तो चाहता हूं, पर बात यह है कि मेरे पास खाली 2 साल का ही और टेन्योर बचा है जब मैं बार काउंसिल के मेंबर का मैं एक वो हूं अपना सदस्य। तो बोलेंगे फिर आप 2 साल के लिए वहां जा पाओगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में? बनना है तो बताओ, नहीं बनना है तुम किसी और को ढूंढे। तो मैं कहूंगा ठीक है, आपकी मर्जी है। फिर इफ एनी एसबीसी चुनाव नहीं कर पा रही है, फेल्स टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स बिफोर द एक्सपायरी, तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीच में इंटरवीन करती है और बोलती है कि आपके पास 6 महीने का समय और है, ले लो। 6 महीने के बाद, 6 महीने में इलेक्शन और करा लेना, बस इतने दिन में करा लो। फिर जो स्टेट का बार काउंसिल है, इसमें भी अपनी अपनी कमेटी है, डिस्को ये रही इनकी, जिसमें हो सकता है 1 या 2 से ज्यादा। ठीक है, फिर लीगल एड कमेटी, डिस्को हो गई, लीगल एड कमेटी हो गई, एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई, एनरोलमेंट कमेटी हो गई, बाकी कोई कमेटी जो टाइम टू टाइम इन्हें बनानी पड़े इफ नेसेसरी, कोई बात हो गई तो। अच्छा ठीक है, क्या है इनके काम? मोटे मोटे काम इनके वही हैं, काफी कुछ जो हम देखते हैं। क्या क्या? टू एडमिट पर्संस एज एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल। अच्छा ठीक है, आ गए, भर्ती हो गए।
बार काउंसिल का लाइसेंस मिल गया, काम करना शुरू कर दिया हमने। टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, ठीक है, ऐसे रोल के बिल्कुल रजिस्ट्री की तैयारी रखो हमेशा, सब पे लाइसेंस है कि नहीं, लाइसेंस सबके रिन्यू हो रहे हैं कि नहीं, कोई लाइसेंस अगर किसी का रद्द हो रहा है तो ये पता कर लो भाई वो उसका लाइसेंस ये उसको वकालत करनी है और कि नहीं करनी है, या उसने कोई और पेशा अपना चुन लिया है, छोड़ दी वकालत करना। फिर टू एंटरटेन एंड डिटरमाइन केसेस ऑफ मिसकॉन्डक्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल, कि अगर वकीलों के खिलाफ कोई मिसकॉन्डक्ट होता है, कोई प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, या कोई और प्राइवेट पर्सन की तरफ से, तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास रास्ते हैं, क्या इलाज है। टू सेफगार्ड द राइट्स, प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल, ठीक है भैया, करेंगे। फिर टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बार एसोसिएशन फॉर उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड हैं, इंडिजेंट हैं, क्या करें, ऐसे अदर एडवोकेट्स हैं, वही वाली बात, ताकि बार काउंसिल का अपने खूब विकास हो सके, लोग सारे उसमें एक इंक्लूसिव माहौल बन सके। ऐसा नहीं हो कि किसी भी हैंडीकैप की वजह से कोई अपना वकालत का पेशा कर नहीं पाए, प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म्स, सही बात है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी काम है, इनका भी काम है। अब यहाँ पे ये भी सेमिनार करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं ऐसे बड़े बड़े लोगों द्वारा टॉक्स जो लीगल प्रोफेशन जुड़ी हुई होती हैं। फिर बाय एमिनेंट जूरिस्ट एंड पब्लिश अपने जर्नल्स, किताबें, मैगजीन, आर्टिकल्स, लेटर्स, सारे कुछ पेपर्स, तो ये सब। टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे लास्ट में लिखी है, खैर एनीवे। और आगे गए हम। टू मैनेज अपने अपने फंड्स एंड इन्वेस्ट अपने अपने फंड्स, जो जो इनके पास पैसे आ रहे हैं। फिर टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, चुनाव तो होना ही होना है। फिर टू विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन इशूड बाय द बीसीआई, जो बीसीआई ने ऊपर बोल रखा है कि बीसीआई कह रही है कि फलानी यूनिवर्सिटी के पास जाओ, जरा देखो, हमें डाउट है कि वहां पे जो है लीगल एजुकेशन के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, वहां एजुकेशन तो नहीं हो रही, बाकी सब चीजें हो रही हैं, जरा जाके देखो। फिर जाके पता किए। फिर टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस कन्फर्ड ऑन इट बाय, जो भी इस एक्ट के अंदर जो भी और चीजें हैं। अब यहां पे एसबीसी इस काम के लिए और भी चीजें कर सकती है, पैसे जोड़ सकती है, फॉर व्हाट, फॉर गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स फॉर इंडिजेंट, डिसेबल्ड और अदर एडवोकेट्स, ठीक है भैया, कि हमें सारी कचहरियों में, स्टेट के अंदर उन कचहरियों में हमें रैंप बनवानी है ताकि व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो सके, ठीक है, ओके। फिर गिविंग लीगल एड और एडवाइस, मेन काम तो यही तो है। फिर एस्टैब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज अपने अपने स्टेट में। अब यहां पे एसबीसी मे ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स, डोनेशन, गिफ्ट्स एंड बेनिफिक्शंस फॉर द अबव पर्पस, सेम चीज जो वहां गई वो यहां आई, सेम चीज हो रही है। हम आगे गए, अब हम चलेंगे एडवोकेट्स एक्ट में टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स के ऊपर। कई सारे एडवोकेट्स के नाम आप सुनते हो, सीनियर एडवोकेट, अभी आपने न्यूज सुनी होगी हाल में, 50 से ज्यादा एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला है। तो ऐसे ही एडवोकेट्स के अंदर दो तरह के डिवीजन हो रखे हैं, या तो आप सीनियर एडवोकेट हो या आप अदर एडवोकेट्स हो, बस एक ही बात है। सीनियर की बात सीनियर होती है, बड़े होते हैं वो, सीनियर होते हैं, काफी वकील, उनका काफी एक्सपीरियंस होता है। आप अगर कभी जूनियर, आप अगर किसी अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाओगे ना, दीवानी कचहरी में कहीं पे, तो आपको ना, जैसे कोई दीवानी कचहरी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये है दीवानी कचहरी किसी का कैंपस, ठीक है, कई सारे गेट्स होते हैं इसमें, यहाँ भी गेट है, ये रहा एक गेट, ये रहा एक गेट यहाँ है, तो ऐसे करके अंदर इसमें कई सारे बीच में कई सारे चेम्बर्स होते हैं, ये चेम्बर्स हैं, यहाँ पे जज साहबों के सबके चेम्बर्स होते हैं अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आउटसाइड इन जगहों पे वकीलों के चेम्बर होते हैं। कई बार आपने जॉली एलबी मूवी में देखा है, जॉली एलबी मूवी में कैसे वो ये अपने बाहर बैठ के टाइप करते हैं और चेम्बर के लिए लड़ाई करते हैं, चेम्बर चाहिए, क्योंकि चेम्बर माने होता है बड़ा वकील, चेम्बर माने होता है कि जैसे कहते हैं काफी अच्छा आपने पैसा कमा लिया है, काफी आप रेप्यूटेबल हो, काफी आपका रेपुटेशन है, सब कुछ है। तो ऐसे केस में हम जब किसी दीवानी कचहरी में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि अरे कुछ एडवोकेट्स तो सीनियर हैं, कुछ एडवोकेट्स की तो यहाँ पे बहुत चलती है, सारे जज उन्हें जानते हैं, सब कुछ होता है, और जज के चेम्बर में जाते हैं तो जज साहब भी नमस्ते करते हैं, अरे वकील साहब, सीनियर वकील साहब आए हैं, अरे शर्मा जी बैठिए, तो ऐसे करके जी 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 बताइए क्या बात है। कई बार जज साहब होते हैं जो छोटी जजेस के, वो बहुत ज्यादा अपने वकीलों की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो जो वकील सामने खड़ा है उनका एक्सपीरियंस इतना है जितना उनकी जजशिप नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि वो वकील कभी कभी इतने वरिष्ठ होते हैं, इतने सीनियर होते हैं कि जज साहब कहते हैं अरे यार मैं तो अभी भी जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करके, मैं अभी HJS PCS जुडिशरी एग्जाम दिया, मैं तो अभी सर, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। तो ऐसा भी होता है, खूब अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप होती है जजेस में और वकीलों में, क्योंकि ठीक है एक दूसरे का काम ऐसे चलता है वहां पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सीनियर एडवोकेट्स हैं और बाकी अदर एडवोकेट्स हैं जो हु आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ बिफोर द कोर्ट्स। कैसे कैसे हुआ ये? अब ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट्स के पास है, टू डेजिग्नेट एन एडवोकेट एज अ सीनियर एडवोकेट। अभी हाल में कितने वकीलों को हमने बोला है सीनियर एडवोकेट, एक साथ कई बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स बने। फिर पर
ये रिक्वायरमेंट है जब ये सेटिस्फैक्शन हो जाए कि एडवोकेट कंसर्न फुलफिल्स द क्वालिफिकेशन अंडर दिस एक्ट, प्रिस्क्राइब अंडर द अपने एक्ट में। ठीक है, अब किसी को सीनियर एडवोकेट कैसे बोल सकते हैं? एन एडवोकेट मे विद हिज कंसेंट, ऐसा नहीं कि उसको उठा के तुम बोलते हो सीनियर हो, अगर उसका मन ही नहीं है सीनियर बनने का तो कोई बात ही नहीं है। खैर, कोई ऐसा नहीं होता जो ये बोलता है नहीं नहीं मुझे सीनियर मत बोलो। ठीक है, अब अपनी कंसेंट के देने के बाद एन एडवोकेट मे बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट इफ द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट बाय वर्च्यू ऑफ हिज स्टैंडिंग इन द बार एट द बार, या उनकी जितनी नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस, ही इज डिजर्विंग ऑफ सच डिस्टिंक्शन। कई सारे वकील होते हैं, यंग वकील होते हैं, तो उन वकीलों के पास नॉलेज बहुत होती है, उन्होंने दुनिया भर के लॉ किताबें एकदम जैसे कहते हैं खा डाली, वो खा चुके हैं, इतनी ज्यादा नॉलेज है उनको। अब लेकिन वो अभी तक उनके पास इतना प्रैक्टिस नहीं है, तो वो वेट करते हैं कि हो सकता है 4-5 साल हो जाए मुझे अपने आप ये हाई कोर्ट अपने आप बोलेगा कि आप सीनियर के लायक हो। ठीक है, हम वेट करते हैं उसका। एनीवे, ये सब इशू है। तो ऐसे करके हम किसी को सीनियर एडवोकेट बोल सकते हैं। दैट मीन्स इट इज वेरी सब्जेक्टिव, इसका कोई एग्जाम नहीं है, ये कोई ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप अगर इतने साल के हो गए तो आपको सीनियर बोल देंगे। कई वकील ऐसे होते हैं जिन्हें 50 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता है, उनसे अगर 5 बेयर एक्ट पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे भी जजेस होते हैं। अब ये सॉरी वकील होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वकालत अपनी कम करी है, पर उन्होंने बाकी पेशों में अपना काम ज्यादा किया है। किसी की खेती बाड़ी बहुत है, किसी का कुछ और काम बहुत है, तो उनमें बिजी हो गए। वकालत अपना ठीक है, लाइसेंस मिल गया था, पर वकील ठीक है छोड़ दिया। फिर इसके बाद ये जो सीनियर एडवोकेट बोलने का जो तरीका है, ये बहुत सब्जेक्टिव है, एंड ये खाली बस सेटिस्फैक्शन हो जाए सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की नजर में कि इनकी जो एबिलिटी है, इनकी जो स्टैंडिंग है बार काउंसिल में, ये काफी अच्छी है, या इनके पास नॉलेज बहुत ही स्पेशल नॉलेज है, एकदम एक्स्ट्रा नॉलेज है इनके पास, इनकी ही इज डिजर्विंग ऑफ दिस ये डिस्टिंक्शन जो इन्हें मिला है। ठीक है भैया, बोल दिया। अब यहां पे हम पढ़ेंगे सीनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अदर एडवोकेट्स, दो तीन तरह के। तो पहले सबसे छोटे एडवोकेट्स को देख लेते हैं, ये अभी तुरंत खत्म हो जाएगा यहीं कहीं, ये दोनों हम आगे तक पढ़ते जाएंगे अभी। और कैसे? एडवोकेट हुज नेम्स आर एंटर्ड ऑन द रोल ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल मेंटेन बाय द ये जिस एक्ट के अनुसार, देन दे आर कॉल्ड एडवोकेट्स। बस ठीक है, बात हो गई। दे कैन नॉट अपीयर या प्लीड या एड्रेस द कोर्ट इन एनी मैटर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक बात है, ये तब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे प्रैक्टिस करने या बोलने, किसी पार्टी की वकालत करने, जब तक इनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने नहीं बोला हो, या फिर मैं और चीज एक लिखूंगा, परमिटेड बाय कोर्ट। कोर्ट ने परमिशन दे दी कि हाँ लाओ, तुम अच्छे वकील दिख रहे हो, तुम्हें हमें लग रहा है तुम पढ़ के आए हो, तो बताओ बोलो क्या है आपकी, बहस करो, जिरह करो हमारे सामने। परमिटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। जब तक उन्हें खुद कोर्ट से परमिशन ना मिल जाए या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने उनको परमिट किया हो, तब वो जा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं जा सकते। जैसे कल को कोई भी एडवोकेट काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं जा सकता, नहीं, वहां जाने के लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके फाइन, अब चलते हैं पहले सीनियर एडवोकेट पे, अभी इनको देख लेते हैं। एन एडवोकेट सो डेजिग्नेटेड अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। ठीक है, अब सारे ऐसे ये जो एडवोकेट्स होते हैं whose names were on this roll of the senior advocate, जब एडवोकेट्स एक्ट आया था 1961 में, अगर इससे पहले से कोई वकील ऑलरेडी सीनियर एडवोकेट था तो वो सीनियर एडवोकेट है, बस यही बात है। या फिर जो एडवोकेट इसके अंदर डेजिग्नेट किया गया हो, कैसे होगा डेजिग्नेट? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करेंगे, बस। ओके, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के हिसाब से एन एडवोकेट एंटाइटल्ड अंडर दिस रूल टू एक्ट या प्लीड फॉर अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, जाके जिरह करते हैं, जाके वहां वकालत करते हैं किसी पार्टी की, जाके वहां पे कुछ ये कुछ अपनी प्रे करते हैं जज साहब के सामने, देन ही इज कॉल्ड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, नो एडवोकेट अदर देन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू फाइल एन अपीयरेंस और एक्ट फॉर अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। इसके बिना नहीं, जब तक आपका नाम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआर में दर्ज ना हो, जब तक आप एक एओआर ना हो सुप्रीम कोर्ट के, तब तक आप किसी भी पार्टी को जाके वहां पे बातें करने उनसे नहीं जा सकते हो। अब ये हो सकता है कि मान लो मैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के लीगल टीम में हूं, ठीक है, मैं वकील हूं, पर मैं वकील तो हूं, पर मैं अपने स्टेट के बार काउंसिल में वकील हूं। अब मेरे पास एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने का वो नहीं है भाई, मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, इसके लिए अपनी अपनी शर्तें होती हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ये हल्का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम बहुत अच्छा होता है, और इस एग्जाम की वजह से ही अच्छे अच्छे टॉप वकील जाते हैं सुप्रीम कोर्ट बहस करने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट मैटर जाते हैं, और जज खुद सुप्रीम कोर्ट का जज है वो, तो वो चाहते हैं कि हमारे सामने जो बहस कर रहा हो वो कोई ऐसा नौसिखिया ना हो, उसके पास नॉलेज हो, वो पढ़ के आए, होमवर्क करके आए, अपनी जिरह करे, बहस करे, दलील दे लॉजिक वाली,
और हम भी फिर काउंटर दें जज उसको। तो इसके लिए क्या है, अब मैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की लीगल टीम में हूं, मान लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारा केस है। मैंने जाके बोला कि सर मैं एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को जानता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, और आप कहोगे तो मैं उनसे बात कर लेता हूं, वो हमारा ले लेंगे, जाके सुप्रीम कोर्ट में हमारी बहस हो जाएगी। फिर अब क्या मैं जा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में बहस करने? नो, वो ही जाएंगे, फाइल अपीयरेंस अपनी वो ही करेंगे, सलाह मशविरा मुझसे लेंगे। मैं लीगल टीम में हूं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वहां मैं काम करूंगा। पर जो मैं उनको गाइड करूंगा, जो मैं उनको लिख के दूंगा कि मेरे पॉइंट ये हैं, मुझे ये वाला फेवर चाहिए जज में, ये इसमें जजमेंट में। अब ऐसे में क्या होगा कि वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जाएंगे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है मैं भी जाऊंगा उनके साथ वहां पे तो मैं बहस तो नहीं करूंगा, पर मैं बैठा रहूंगा कोर्ट के चेंबर में। अब मैं बोलूंगा कि सर मैं पीडब्ल्यू लिहाज की लीगल टीम से आया हूं, एंड सर इज अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ यू फॉर अस। ओके, ठीक है। फिर जैसे ही कोई बहस हो रही होगी, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मैं बोलूंगा सर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, इसको जरा आगे पेश करवाओ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में मैं नहीं जा रहा हूं, पर जो जा रहे हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही है, बस हो गई बात खत्म, ठीक है। अब अदर एडवोकेट्स हम पढ़ चुके, उसको आप छोड़ दो, वो आगे गई लाइन। अब हम करेंगे अभी सीनियर एडवोकेट्स की बात और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की बात और। अब क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो रूल्स आए थे 2013 में, वहीं पे बोला गया था कि डेजिग्नेशन ऑफ एडवोकेट्स एज सीनियर एडवोकेट्स जो भी है, ये दीज रूल्स स्पेसिफाई दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बाकी जजेस with the advocate's consent of course have the authority to appoint an advocate as a senior advocate। अच्छा, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने आप से सलाह मशविरा करके किसी जज को बोल सकते हैं कि आप एक सीनियर एडवोकेट हो, बस, क्योंकि आपको स्पेशल नॉलेज है, आपका बहुत स्टैंडिंग है, आपकी बात की बहुत वैल्यू है, आप जो बोलते हो बस वो भगवान की लकीर है, बस हो गई है, वही है। फिर डेजिग्नेशन इज ग्रांटेड कब, जब इन देयर जजमेंट ये एडवोकेट डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्सेप्शनल एबिलिटी, बढ़िया बातें कर रहा है, एकदम रियल बातें कर रहा है, ऐसी बातें जो अरे क्या क्या बात करी आपने, लीगल प्रोफेशन में अच्छी स्टैंडिंग है, ये आप पोजेस करता है, स्पेशल नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपीरियंस इन लॉ दैट मेरिट्स सच रिकॉग्निशन, जो ऐसे रिकॉग्निशन को मेरिट तो करती है, क्या रिकॉग्निशन मिला यार, होना चाहिए, ठीक है। तो सीनियर एडवोकेट, फिर पता है वो वकील कैसे लिखता है अपने नाम के आगे, जैसे मिस्टर XYZ, फिर वो लिखेंगे, अब अगर नॉर्मल वकील होता है वो लिखता है यहाँ पे एडवोकेट, है ना, ऐसे आपने देखा होगा लोगों का। अब अगर ये सीनियर एडवोकेट हैं तो ये तो होगा ही होगा, साथ में होगा सीनियर एडवोकेट, ये अपने घर के आगे नेम प्लेट पे, अपनी गाड़ी पे, कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ लिख ही लेते हैं ऐसा, जिससे देखे कि हम सीनियर हो गए, हम बड़े वकील हो गए। तो अब यहां गए हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। पता है आपको, जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस समय हमने क्या एबॉलिश किया था, प्रिवी काउंसिल, याद आ गया? प्रिवी काउंसिल क्या था? प्रिवी काउंसिल के अराउंड एक एक्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिपील नहीं किया था, याद आ गया? हमने पहले पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने शुरू में पढ़ा था कि एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल्स एक्ट। ये एक्ट क्यों था? क्योंकि ये प्रिवी काउंसिल के एबॉलिशन को हेल्प कर रहा था, ब्रिटिश के ये अपने लाए हुए एक्ट थे। तो प्रिवी काउंसिल प्लस फेडरल कोर्ट, इस तरीके से उस समय शुरू में हमारा सुप्रीम कोर्ट चलता था। प्रिवी काउंसिल प्लस अपना फेडरल कोर्ट के हिसाब से जो उनका प्रोसेस, प्रोटोकॉल, प्रोसीजर जो भी था, हमारा वैसे चलता था। उस समय हम ये मानते थे कि जो भी वकील 7 इयर्स की प्रैक्टिस कर चुका है, 7 इयर्स की प्रैक्टिस, वो आ जाओ हमारे यहां काम कर लो, सुप्रीम कोर्ट में आके बहस कर लो आप। An advocate of 7 years standing is entitled to get himself or herself registered as an advocate on record, provided he fulfills the condition prescribed। ये पहले के रूल थे कि जो भी कोई 7 साल, 8 साल, 10 साल का वकील है, आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बाद में फिर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा अपने आप में चेंजेस आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वाला तो लॉजिक नहीं चलेगा, जाने कोई वकील कैसा भी आ जाता है, एक तरफ नानी पालकी वाला जैसे जजेस होते हैं, ये सॉरी एडवोकेट होते हैं, एक तरफ कोई और अपने छोटे मोटे जजेस होते हैं, जॉली एलबी टाइप। तो ऐसे एडवोकेट्स हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर एडवोकेट्स। उसके लिए हमने बोला पहले तो एजेंट बोलना बंद करो, नाम ये एजेंट नहीं है यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, बस। अब कोई यहाँ जो वकील आ रहा है वो कोई एजेंट नहीं बोलोगे उसको, वो कोई स्पेशल एजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आएंगे जो बहुत लीगल ये बातें करेंगे, बहुत मेरिट पे। अब इसके बाद 59 में आया अमेंडमेंट बोला गया कि AOR जो होंगे वो एग्जामिनेशन के थ्रू आएंगे, कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस देखो, सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही अपना एग्जाम ले रहा है अपने ही एडवोकेट्स के लिए, ये इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट की, हमारे जुडिशरी की। तब हमने कहा कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड अब जो आएंगे वो मेरिटोरियस होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री होती है, जो रजिस्ट्रार बैठते हैं वहां पे, तो
जैसे कहते हैं नजारत खाना, अब पता नहीं उसको कुछ और कहते होंगे वहां पे। तो रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है, इट कंडक्ट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन पीरियोडिकली, हमेशा करवाती रहती है, हर साल करवाती रहती है, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन कमिटी, अपनी होती है इनके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर ही। फिर एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है, एग्जामिनर्स, इनके यहाँ इनके सुपरविजन में एग्जाम कंडक्ट होता है, जो चीफ जस्टिस जी उसको अपॉइंट करते हैं, कोई भी सेक्रेटरी हो सकता है वहां पे, कोई भी क्लरिक स्टाफ, कोई भी बड़ा जो ऑफिसर है जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स का सेक्रेटरी है, और ये यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होके तब तय होता है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं जो ये वकील आ रहे हैं, ये मेरिटोरियस हैं, ये मेरिट पे आ रहे हैं, ये अच्छी बातें करते हैं, अच्छी लॉ की नॉलेज लेके आए हैं, एनएलयू से कहीं से पास होके आए हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया क्लैट का एग्जाम दिया होगा, फिर उसके बाद कॉलेज में भी टॉप किया होगा, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, जो भी होंगे, ऐसे लोग आएंगे। इधर सीनियर एडवोकेट्स, द रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जजेस, उनको भी हम बोल सकते हैं, हाई कोर्ट्स के भी, कि आप भी एलिजिबल हो फॉर कंसिडरेशन एज सीनियर एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। बस ठीक है बात। अब यहां सीनियर एडवोकेट इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट, बट आप एओआर को ले आओ साथ में तो आप आ सकते हो। आप सीनियर हो, यस यू आर करेक्ट, बट जो सुप्रीम कोर्ट में आगे आके जज साहब के सामने आके प्रे कर रहा है, प्लीड कर रहा है, वो ये पर्सन होगा। साफ बात ये है, सुप्रीम जज साहब जिससे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो जस्टिसेस, तो वो जिससे बात करेंगे वो पर्सन एओआर होना चाहिए, वो पर्सन ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के एक लिस्ट में, एनरोलमेंट में, और वही आके दलीलें देगा। आप उसकी दलीलों को हेल्प कर सकते हो एज सीनियर एडवोकेट या एज लीगल काउंसिल, जो भी कहीं और, ठीक है, तब आप कर सकते हो, पर अदरवाइज आप वैसे नहीं आ सकते, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे हमने देखा कि ये तो आ गए एओआर। अब एओआर मुझे बनना है, मुझे एग्जाम देना ही देना है, मुझे जीतना है, मुझे सुप्रीम कोर्ट का मुझे चैंपियन बनना है, ठीक है। अब यहां पे एन एडवोकेट इज इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन अनलेस दे हैव रिसीव्ड फॉर्मल ट्रेनिंग फ्रॉम एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी विद एटलीस्ट 10 years ऑफ स्टैंडिंग। मतलब कोई ऑलरेडी एओआर हो, जो 10 साल से एओआर हो सुप्रीम कोर्ट में, और वो उसने मुझे ट्रेन किया हो फॉर एटलीस्ट 1 year, फॉर एटलीस्ट 1 year। कब? जब से मैं अपने एडवोकेट बना हूं तब से कम 4 साल के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द 4th year आफ्टर द एडवोकेट्स एनरोलमेंट। मान लो 2023 में मेरे पास आज मैं स्टेट बार काउंसिल का अपना मेंबर बन गया, ठीक है, यानी मैं वकील हो गया। अब 2027 के बाद मैं एक एओआर के पास जाऊंगा, जो एओआर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, और वो मुझे 1 साल तक जब तक ट्रेन ना करे तब तक मैं ये एग्जाम लिख ही नहीं सकता। इतना आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए। अगर मैं 2022 में अगर मेरा एलएलबी खत्म हो गया मान लो, तो मैं 2022 में अपना एलएलबी खत्म करने के बाद 2023, 24, 25, 26 यहां तक मेरे पास अपना एनरोलमेंट है, मैं अपना जाके छोटी मोटी अपने काम दलीलें करता हूं, किसी का चालान छुड़ाता हूं, किसी का ये कराता हूं, वो कराता हूं। 4 साल के बाद मैंने एक एओआर साहब को बोला, सर मुझे ट्रेन कर दो सर, क्योंकि मुझे आपके साथ बस काम सीखना है, मुझे पैसे भी मत देना, मुझे बस खाली आपके साथ आना जाना है, मैं अपनी स्कूटी से आ जाऊंगा। तो वो क्या करेंगे, ठीक है भाई तेरी मर्जी आ जा, वो आके बोलेंगे चल तू देख ले काम कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है 1 साल की। अब ये ट्रेनिंग मुझे चाहिए, जो एओआर खुद 10 साल की उनके पास एक्सपीरियंस हो ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, वही मुझे ट्रेन कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 1 year, ठीक है। फिर 1 साल का जैसे मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं कहूंगा सर आप बस एक लेटर साइन कर दो जिस पर लिखा हो कि हाँ मैंने उसको 1 साल ट्रेनिंग दी है, फिर जाके मैं ये एग्जाम दूंगा और मैं खुद एओआर बन सकता हूं, तब मैं बन सकता हूं, ठीक है। अब इसके बाद सीनियर एडवोकेट्स के लिए परमानेंट कमेटी बनाई गई थी। परमानेंट कमेटी क्या है? हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सीजीआई टू डील विद ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सीनियर एडवोकेट्स। ये जितना सीनियर एडवोकेट किसको बोलना है, कैसे बोलना है, तो इसके बारे में जरा बातें करनी पड़ेंगी, तो कई लोग नाराज हो जाएं, कुछ हो जाएं। हमने क्या बोला कि एक परमानेंट कमेटी बना देते हैं, यही कमेटी तय करेगी कौन अब सीनियर एडवोकेट है, कौन नहीं है, क्या नहीं है। तो इसमें सीजीआई खुद चेयरपर्सन है, ओके फाइन। फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी आ गए। फिर एक अटॉर्नी जनरल हमारे इंडिया के, वो भी रहेंगे। फिर अ मेंबर ऑफ द बार एज नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, ठीक है। जो बार काउंसिल के जो भी जो हमारे चेयरपर्सन हो वो इसमें आ सकते हैं, वो मेंबर है हमारे। ये हो गया हमारा इधर का। आई बात समझ में? यहां पे हमारा चैप्टर क्लोज हुआ, चैप्टर हो गया खत्म। अगली क्लास में चलेंगे जहां पे हम पढ़ेंगे LCI। ओके, टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।